आईके एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न किसको फाइल करनी है, किसको नहीं, किसके लिए जीएसटीआर 9 एग्जेम्प्ट है और किसके लिए एग्जेम्प्ट नहीं है। जीएसटीआर 9 फाइल करते समय आपके सामने बहुत सारी टेबल आती है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी टेबल ऑप्शनल है, कौन सी टेबल नहीं। तो सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं 2022 में जीएसटीआर 9 एग्जेम्प्ट थी उनके लिए जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए थी। क्या यही सेम लिमिट 23 के लिए भी है? तो जी हाँ, 2023 में भी जीएसटीआर 9 भरना बिल्कुल एग्जेम्प्ट है उनके लिए जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है। बट अगर उस पर्सन ने कोई गलती करी है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी में कोई मिसमैच है, तो उनको जीएसटीआर 9 भरना चाहिए। तो अपने जीएसटीआर 9 को जरूर फाइल करें ताकि ये गलती ठीक करी जा सकते और फ्यूचर के लिए नोटिस की कंसिक्वेंस दी जा सके। तो कोई भी करेक्शन आप जीएसटीआर 9 में करना चाहे तो वो कर सकते हैं। बहुत टाइमली आप ये वीडियो देख रहे हो तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के पूरे डाटा का आप रिकंसिलेशन करो। तो अगर कोई गलती मिलती है तो आपके पास मौका है 30 नवंबर तक उस गलती को ठीक करने का। तो 30 नवंबर तक अगर आपके कोई आईटीसी में गलती है या किसी भी तरह का कोई करेक्शन है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपने अपनी सेल कम या ज़्यादा दिखा दी, कोई बाइफर्केशन मिस्टेक है, तो अभी आप सभी को चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है 30 नवंबर 2023 का। 22 में भी 30 नवंबर लास्ट डेट थी। तो गलती को ठीक करने की लास्ट डेट अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक है। तो आपने दो चीजें समझ ली, 2022 वर्सेस 2023। तो किसके लिए एग्जेम्प्ट है? जो 2022 में थी वही 2023 में है। और आपने जाना 2022-23 की गलतियां आप कब तक ठीक कर सकते हैं। तो पहले 30 सितंबर हुआ करते थे, लेकिन वो डेट चेंज हो गई है, तो वो डेट 30 नवंबर हो गई। तो 2022-23 की भी आप गलती को करेक्शन के ठीक कर सकते हैं 30 नवंबर 2023 तक। तो जीएसटीआर 9 की ऐसी कौन सी डेट है जो गवर्नमेंट ने ऑप्शनल कर रखी है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ऑप्शनल चीजें मालूम रहेगी तो आपका टाइम बचेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूं आपको उनको देने की कोई नीड नहीं है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 आपसे मांगता है आपकी टैक्सेबल सप्लाई की डिटेल कंसोलिडेटेड पूरे साल की। आपके जीएसटीआर 9 में जो डाटा आता है ऑटो फिल होके जीएसटीआर 1 से, बट यहाँ आपको अपना करेक्ट डेटा एंटर करना है। और इसके यहाँ पर जो कॉलम है IJKL, आपके कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, आपने कोई सप्लाई डिक्लेयर करी अमेंडमेंट करके अपने रिटर्न में, या फिर रिड्यूस करी अमेंडमेंट करके रिटर्न में, इस डिटेल को डालना मैंडेटरी नहीं होता था। तो आप एडिटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आपकी B2B सप्लाई है तो आप क्रेडिट नोट दिखा सकते थे नेट ऑन करके, बट ये डिटेल अब आपको अलग अलग देनी है। तो टेबल नंबर 4 आपकी पूरी मैंडेटरी है, इसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। तो पहले एग्जेम्पशन होती थी टेबल IJKL को डालना। क्लियर हो गया आपको? ये वर्किंग बना लेना। टेबल नंबर 5 पे आते हैं। ये आपकी ऐसी सेल की बात करता है जो एग्जेम्प्ट है, नील है, बाइफर्केशन देना हो। तो टेबल नंबर 5 में क्या था, पहले E और F डालने की नीड नहीं थी। आप सारी एग्जेम्प्ट सप्लाई D कॉलम में डाल सकते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, आप अपनी नॉन जीएसटी सप्लाई हमको अलग से बता दो, चाहे आप नील रेटेड और एग्जेम्प्ट सप्लाई एक जगह कर दो। ठीक है, ये वर्किंग भी आपको करनी है। अगर आप नॉन जीएसटी सप्लाई करते हो तो आप उसकी वर्किंग बना लेना। तो यहाँ आपको एंटर करनी है पूरी साल की कंसोलिडेटेड। क्लियर होगा? यहाँ पर जो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सप्लाई रिड्यूस, ये जो है ना, इनको एक जगह करके आप ऊपर दिखा सकते हो। क्लियर हो गया आपको? टेबल और 5। टेबल 6 इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसकी सारी डिटेल आपको बाइफर्केट करके डालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैंडेटरी है। इसमें आपका सारा डेटा 3B से ही उठ के आता है पूरे साल का, और आपको इसका ही बाइफर्केशन बताना होता है नीचे। पहले क्या होता था, हम अपना सारा क्रेडिट इनपुट में दिखा दिया करते थे। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि कैपिटल गुड्स अलग कर दो, चाहे तो आप इनपुट सर्विस और इनपुट को एक जगह दिखा दो। यहाँ पर कैपिटल गुड्स का फिगर हमको अलग बताना है, क्योंकि ये बाइफर्केशन आप 3B में नहीं देते हो। तो क्लियर हो गया आपको? ये वर्किंग तो आपकी ऑलरेडी तैयारी होगी, क्योंकि ये बाइफर्केशन तो आप 3B में भी देते हो। कैपिटल गुड्स का ITC अलग कर लो, इनपुट और इनपुट सर्विस का अलग कर लो।
टेबल नंबर 7 में जो हमारा ABCD है इसको भरना ऑप्शनल है। इनको चाहे तो आप अलग अलग ब्रेकअप दे दे रूल वाइज, या फिर आप इसको डाल दे टेबल नंबर 7H के अंदर। ठीक है, टेबल नंबर 8 आपका रिकंसिलेशन कराना है। इसमें जो सारी डिटेल है आपको यहाँ पर डालनी है। तो इसमें जो चेंज किया गया है वो 30 नवंबर 2022 की जगह 30 नवंबर 23 कर दिया गया है। 22-23 की गलतियां आप जो 30 नवंबर तक ठीक करोगे उसको आप 8C में रिपोर्ट करोगे। टेबल नंबर 9 बात करती है GST पेड एंड पेबल। तो जो पे किया है वो तो फ्रीज होता है, बाकी पेबल में आपको कोई एडजस्टमेंट करनी है तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो ऑटोफिल डेटा है आप उसको चेक कर सकते हो, बाकी यहाँ पर आपको और कोई काम यहाँ पर नहीं करना। फिर आती है टेबल नंबर 10, 11, 12, 13। इन टेबल को आप तभी भरोगे जब 22-23 की गलती आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर तक आपने ठीक करी हो। ठीक है, ये डेटा आपको तभी बनना है जब आपने गलतियां ठीक करी है। सेल से रिलेटेड करेक्शन 10 और 11 नंबर टेबल में आएगी और ITC से रिलेटेड अमेंडमेंट 12 और 13 में आएंगे। तो इस टेबल के अंदर 12 और 13 में जो डेटा डालोगे वो टेबल 8C में भी जाएगा। तो टेबल नंबर 14 आपको तभी भरनी होती है जब आपने 10-11 टेबल की वजह से टैक्स पे करा 23-24 में फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। देन इसके बाद आती है हमारी टेबल नंबर 15। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये डिमांड और रिफंड के लिए है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको छोड़ दें। सेम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 2022 में थी और वो ही 2023 में यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में है। देन इसके बाद हमारी टेबल नंबर 16, परचेज फ्रॉम कंपोजिट टैक्स पेयर डीम सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ देना। देन टेबल नंबर 17, HSN समरी आपको बनानी है आपकी आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल के पूरे साल के कंसोलिडेट करके, ये आपको मैंडेटरी बनानी है। किसके लिए मैंडेशन है ये भी आपको बता देता हूँ। समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई HSN वाइज आप डाटा डालोगे। टेबल 12 आप इसके लिए यूज कर सकते हो GSTR1 का। किन के लिए मैंडेटरी है? जिनके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है। फिर चाहे वो B2C सप्लाई करते हो या B2B सप्लाई करते हो, दोनों केस में आपको HSN समरी डालनी है। अगर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो HSN समरी डालनी है। तो लगभग ऑल पर्सन भी GSTR1 में भी HSN समरी डालते हैं, तो उनका डाटा लगभग रेडी होगा। तो अब हम बात करें जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उनको B2B सप्लाई के लिए HSN मैंडेटरी डालना है, B2C के लिए नहीं। B2C सप्लाई के लिए HSN डालना ऑप्शनल है। अब आ गई हमारी टेबल नंबर 18, HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई। ये भी ऑप्शनल है, इस पर काम आप बिल्कुल भी मत करना, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप परचेज की भी HSN समरी डालेंगे तो ये ऑप्शनल है। तो GSTR 9 की सभी टेबल मैंने आपको बता दी।